चलिए भैया, नमस्कार सभी को। मैं अर्पित शर्मा, निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बेटा। और जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, उन सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। जो लोग रेगुलर देखते हैं सभी को पता होगा भैया क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। आपके जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है या आपके जो भी तैयारी करने वाले दोस्त हैं, उन सभी को आप एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए। इतनी छोटी सी गुरु दक्षिणा हम आपसे मांगते हैं, वो गुरु दक्षिणा प्लीज आप हमको दे दीजिए। हम शुरू कर रहे हैं अपनी आज की क्लास के करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग, मैं आपको बार बार ये बता के चल रहा हूं, हम ये जो करंट अफेयर्स हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम्स को टारगेट करके करंट अफेयर्स कर रहे हैं हम। इसमें हम आपके लास्ट जो जनवरी से लेके अब तक के जो करंट अफेयर्स हैं, स्पेशल कौन से, स्पेशल रूप से होने वाले हैं एआई एटीसी के लिए। तो एटीसी की तैयारी करने वाले, एटीसी का फॉर्म जिस भी बच्चे ने लगाया था, उन सभी को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी जनवरी के करंट अफेयर्स चल रहे हैं अपने, ठीक है। पॉसिबली कल जनवरी के करंट अफेयर्स हम फिनिश कर लेंगे कंप्लीटली, ठीक है। आज ये जो करंट अफेयर्स हैं ये जनवरी के मिड रेंज के करंट अफेयर्स हैं, जो जनवरी के बीच में हुए थे। तो देखिए भैया, पहला आज का क्वेश्चन जो है वो आने वाला है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम यहां पर आंसर बता रहे हैं और आप लोग क्या कीजिए, आप लोग पैरेलली कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताते रहिए। सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी बच्चे कॉन्फिडेंट हैं, आंसर देते हैं और यह देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगता है बेटा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है आज का आपके सामने कि भैया, Which state government has appointed Tokyo Olympics bronze medalist boxer लवलीना बोरगोहेन as DSP? टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो भैया लवलीना बोरगोहेन सबको पता होगा भैया, टोक्यो ओलंपिक्स आयोजित हुए थे कब? 2021 में। देखिए बेटा, हालांकि ये जो ओलंपिक्स हैं ये 2020 में आयोजित होने वाले थे, लेकिन कोरोना के कारण ये टोक्यो ओलंपिक्स का जो आयोजन है वो कब हुआ है? वो 2021 में किया गया है। और लवलीना बोरगोहेन के नाम पर, लवलीना बोरगोहेन जो है उनको डीएसपी का जो पद पर नियुक्ति दी है वो कौन सी सरकार ने दी है? असम की सरकार ने दी है। असम की सरकार के सीएम कौन है भैया? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है? सीएम है असम गवर्नमेंट के। असम गवर्नमेंट के जो पूर्व सीएम थे कौन? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल को केंद्र सरकार में मंत्री बना दिया गया है। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा है। और जो लवलीना बोरगोहेन है, इन्होंने मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीता था। ये कजाकिस्तान की एक बॉक्सर के सामने अपना फाइनल मैच हार गई थी और इनको रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। अच्छा, 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे जापान में, वो बेटा ऐसे पहले ओलंपिक है जिनमें भारत ने रिकॉर्ड सर्वाधिक पदक जीते हैं। रिकॉर्ड सर्वाधिक पदक जीतना जो है भारत ने, वो कौन से में जीते हैं? टोक्यो ओलंपिक 2021 में ही जीते हैं, जिसमें एक गोल्ड भी शामिल है। और वो गोल्ड किसने जीता था सभी को पता होगा भैया। भारत में वो व्यक्ति जो है वो हीरो बन चुके हैं, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, ठीक है ना, यानी कि जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। और एक चीज और बता देता हूं आपको, इंडिविजुअली स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं। पहले खिलाड़ी कौन थे? पहले खिलाड़ी थे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था। हालांकि ओलंपिक में भारत जो है वो अभी भी बहुत पीछे है, बाकी सब चीजों के डेवलपमेंट में भारत बहुत आगे है बेटा। लेकिन ऐसे छोटे छोटे से देश आप देखिएगा, वर्ल्ड मैप में आप देखने जाओगे ना तो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर देखने पड़ेंगे। इतने छोटे छोटे से देश और मेडल टैली में वो भारत से ऊपर रहते हैं, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। हम अगर सभी चीजों में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमको स्पोर्ट्स में भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इसी के उद्देश्य से ही भारत सरकार ने क्या शुरू की है? इसी के उद्देश्य से ही भारत ने खेलो इंडिया स्कीम जो है उसको भी शुरू किया है। लवलीना बोरगोहेन को डीएसपी के पद पर नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा बेटा जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी में सड़क का एक सड़क है, उस सड़क का नामकरण भी किसके नाम पर किया गया है? लवलीना बोरगोहेन के नाम पर ही किया है। जबकि एक शहर है बेटा, उस शहर का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है एक, कौन सा विधानसभा क्षेत्र का नाम है? सरूपथर। सरूपथर विधानसभा क्षेत्र। सरूप विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम भी तैयार किया जा रहा है,
जिसकी लागत है 25 करोड़ रुपए, और ये सरूपथर स्टेडियम का जो नाम है वो भी लवलीना बोरगोहेन के नाम पर ही रखा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, लवलीना बोरगोहेन 2021 टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता, मुक्केबाजी में जीता था, असम की रहने वाली हैं। असम की सरकार ने इनको डीएसपी के पद पर नियुक्ति दी है, और सरूपथर में 25 करोड़ की लागत से बन रहा स्टेडियम भी इन्हीं के नाम पर रखा जाएगा, और गुवाहाटी में एक सड़क का नाम भी लवलीना बोरगोहेन सड़क रखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? Who has appointed as the new economist by the International Monetary Fund? सौम्या स्वामीनाथन, माइक रायन, पियरे ओलिवर गोरिचंस और पूनम खेत्रपाल। तो देखिए भैया, किसे अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? बेटा ये एक्चुअली में अर्थशास्त्री नहीं, यहां पर आएगा मुख्य अर्थशास्त्री। हालांकि अर्थशास्त्री ही होता है होने को तो, लेकिन किसे मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। तो याद रखिए भैया, इसमें जो नियुक्ति की गई है वो नियुक्ति की गई है किसकी? पियरे ओलिवर गोरिचंस की नियुक्ति की गई है। इसमें पियरे ओलिवर गोरिचंस जो है वो कौन से देश के रहने वाले हैं? पियरे ओलिवर गोरिचंस जो है वो फ्रांस के रहने वाले हैं, और ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी विश्व के जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें गिनी जाती है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। और जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है उसके इंटरनेशनल ट्रेड स्टडी सेंटर में, इंटरनेशनल ट्रेड स्टडी सेंटर में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर के पद पर अभी ये काम कर रहे हैं। अच्छा, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो वर्ल्ड बैंक का ही एक इनिशिएटिव है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी आईएमएफ की वर्तमान सौम्या स्वामीनाथन इसकी क्या है भैया? वर्तमान चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। जी हां भैया, भारत से ही है सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन भारत से ही है, वो अभी के टाइम पर आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। इससे पहले केरल सरकार में ये राज्य सरकार की, राज्य की चीफ इकोनॉमिस्ट का पद संभाल चुकी हैं। अभी जो वहां पर सरकार है पिनराई विजयन की, और अब सौम्या स्वामीनाथन का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनकी जगह किसको बनाया जाएगा? पियरे ओलिवर गोरिचंस को बनाया जाएगा। अच्छा, सौम्या स्वामीनाथन कौन है? इनके बारे में भी जान लीजिए आप एक बार। सौम्या स्वामीनाथन जो है वो एमएस स्वामीनाथन की बेटी हैं। एमएस स्वामीनाथन कौन? एमएस स्वामीनाथन वो ही जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, वो ही एमएस स्वामीनाथन, उनकी बेटी सौम्या स्वामीनाथन है। ठीक है, जो अभी वर्तमान में क्या है? आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, जिनकी जगह किसने ली है? पियरे ओलिवर गोरिचंस ने ली है। ठीक है, याद रखिएगा, कहां के रहने वाले हैं? फ्रांस के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ट्रेड स्टडी सेंटर में वर्तमान में प्रोफेसर हैं। और इन्होंने पद कब से संभाला ये भी याद रखिएगा, यानी कि सौम्या स्वामीनाथन कब रिटायर हुई है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट रही सौम्या स्वामीनाथन का पद कब रिक्त हुआ, यानी कि वो अपने पद से कब हटी? तो ये हटी है भैया आपके 24 जनवरी 2022 को। ठीक है, ये डेट भी याद रखिएगा, 24 जनवरी 2022 से पियरे ओलिवर गोरिचंस है, उससे पहले सौम्या स्वामीनाथन थी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? विच मिशन हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज टू ट्रैक लॉस्ट लगेज ऑफ पैसेंजर्स? तो इसमें ऑप्शन है भैया आपके, ऑप्शन मिशन सामान, मिशन अमानत, मिशन जागरूकता या मिशन सफर। तो भैया देखिए, इसके लिए जो ऑप्शन, उसके लिए जो खोए हुए सामान के लिए रेलवे ने जो मिशन लॉन्च किया है उस ऑप्शन का नाम है भैया मिशन अमानत। क्या है भैया? मिशन अमानत, ऑप्शन बी। मिशन अमानत लॉन्च किया भैया किसने? रेलवे, इंडियन रेलवे ने। ठीक है,
वीएस त्रिपाठी ने, मैंने आपको बताया भी था हाल ही में कौन बने हैं रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर, वीएस त्रिपाठी बने हैं, उन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। अच्छा, मिशन अमानत में क्या होगा भैया? मिशन अमानत में कई सारे ऐसे रेलवे यात्री होते हैं जो अपना सामान या तो अपनी सीट पर भूल जाते हैं, छोड़ जाते हैं, गलती से छूट जाता है, कहीं चोरी हो जाता है, तो इस तरीके से जो सामान है यात्रियों का वो रेलवे जो है वो अपने पास में सुरक्षित रखेगा। और इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जो जिसका नाम भी अमानत ही है। उस अमानत पोर्टल पर आप अपने सामान की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और आपके सामान की जो डिटेल्स है आप उसमें डालिए और रेलवे की तरफ से आपको ट्रैक करके आपके सामान जो है वो आप तक नहीं पहुंचाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपका सामान यहां पर है, वो आप जाकर ले लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। रेलवे ये सुविधा नहीं देगा भैया, मतलब आप तो गलतियां करो और रेलवे क्या करे, उसकी भरपाई करता रहे, जी नहीं। रेलवे आपको बस बताएगा कि आपका सामान इस स्टेशन पर है, आप जाकर इसे कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं अपना सामान आपके स्टेशन पर, तो आपको आपका सामान वापस लाने के लिए रेलवे को किराया देना होगा। यह मिशन अमानत शुरू किया है किसने? इंडियन रेलवे ने। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज बताया था भैया, जो हाल ही में रेलवे ने शुरू किया है, मिशन अस्मिता, मिशन बचपन, ऑपरेशन बचपन। ऑपरेशन बचपन, इसके अलावा ऑपरेशन नारी शक्ति। इन नए मिशंस का या जो आपके ऑपरेशंस है, इनका संबंध भी किससे है? इनका संबंध भी आपके इंडियन रेलवे से ही है। ये तीनों मिशन और ऑपरेशन भी किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं? भारतीय रेलवे के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, डिटेल में पहले ही क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज हमारा आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, हम यहां पर आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट, मैं आपको गारंटी से बोलता हूं भैया, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर से क्वेश्चन आने का मतलब है भैया क्या? अगर आपके पढ़े हुए करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब आप समुद्र में से स्पेशल मछली ढूंढकर ला रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूं ये चीज। और अपने करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चे पहले एग्जाम दे चुके हैं उनको पता है ये चीज, ठीक है, उनको पता है ये चीज। इसीलिए जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और जो बच्चे पुराने हैं उनको भी प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया है तो, और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इतनी हमारी आपसे इल्तिजा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द परचेजेस ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस विद इंडिया? फिलीपींस, जापान, जर्मनी या चीन? फटाफट से बताइए भैया आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। कौन सा वो देश है जिसने भारत से जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी डील को मंजूरी दी है? तो भैया देखिए, इस डील को जो मंजूरी दी है वो देश है भैया ए, फिलीपींस। फिलीपींस ने क्या किया है? फिलीपींस ने भारत के साथ में डील की है 37 करोड़ 40 लाख रुपए की। कितने रुपए की? मॉनिटरी अमाउंट कितना है भैया? 37 करोड़ 40 लाख। और इसके बदले में 9 मिसाइल जो हैं ब्रह्मोस मिसाइल, वो किसको दी जाएंगी? फिलीपींस को दी जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा खास चीज क्या है भैया? ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में डिटेल तो मैं आपको बता ही चुका हूं। क्या? विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। कौन सी? ब्रह्मोस। सबसे तेज मिसाइल है भैया। टेक्नोलॉजी में हम जो है ना वो सच में आगे हैं इस वाले मामले में, मिसाइल्स के मामले में। मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है ब्रह्मोस, उसमें हम आगे हैं। और विश्व की सबसे फास्ट जो मिसाइल है वो है ब्रह्मोस। उसकी जो डील की है वो हाल ही में किसने की है? फिलीपींस ने। और ब्रह्मोस की डील पाने वाला भारत, जो फिलीपींस है, पहला देश बना है भैया फिलीपींस जिसने भारत को ऑर्डर दिया है किसका? ब्रह्मोस मिसाइल का। यह किसी भी देश द्वारा ब्रह्मोस का पहला
ऑर्डर है, ठीक है ना। पहला देश बन गया है भैया फिलीपींस जिसने ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर दिया है। पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा भारत, ठीक है, फिलीपींस को बेचेगा। अच्छा, फिलीपींस की राजधानी क्या है भैया? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और मनीला में ही एडीबी का हेडक्वार्टर है। एडीबी बताइए भैया फुल फॉर्म। एडीबी का मतलब, एडीबी का मतलब मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? स्थित है मनीला। किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। अच्छा, यहां बात हो रही है भैया कौन सी मिसाइल की? यहां बात हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल की। कौन सी मिसाइल की? ब्रह्मोस मिसाइल की। तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम है ना बेटा, वो ब्रह्मोस मिसाइल भारत, सबसे पहली चीज तो ये जानिए, भारत और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है। भारत और रूस ने मिलकर तैयार की है भैया ब्रह्मोस मिसाइल। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, इसका नामकरण ब्रह्मोस कैसे पड़ा है? तो इसका जो नाम है वो दो नदियों के नाम पर पड़ा है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम दो नदियों के नाम पर पड़ा है। एक नदी भारत में स्थित है और दूसरी नदी कहां पर? दूसरी नदी आपके रूस में स्थित है। भारत की कौन सी नदी? भारत की ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से बना है क्या? ब्रह्मोस, है ना। ब्रह्मोस का ब्रह्म किससे बना है? वो बना है आपके ब्रह्मपुत्र नदी से। और मोस जो है, मोस, वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया भैया रूस की मास्कोवा नदी से। मास्कोवा नदी के नाम पर ही मॉस्को शहर पड़ा है, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो रूस की राजधानी है। तो भारत की ब्रह्मा नदी और रूस की मास्कोवा नदी, इन दोनों नदी को मिलाकर इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस। भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। एक सेकंड बेटा, बस थोड़ा सा हम जल पीने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। तो भैया देखिए, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में निम्न में से किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है ना, वो कौन सी महिला खिलाड़ी है जिसको सबसे, जो सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में शीर्ष 10 में पहला स्थान रखती है, जो टॉप 10 महिलाएं थी उनमें पहला स्थान रखती है। आप कमेंट बॉक्स में नाम बताइए, हम अभी थोड़ी देर में बताते हैं जल ग्रहण करके। तो देखिए भैया, who among the following has been ranked among the top 10 highest paid women players of Forbes in 2021? तो देखिए भैया, इस क्वेश्चन का जो रियल आंसर है वो क्या है? इस क्वेश्चन का जो रियल आंसर है वो है बेटा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका। और नाओमी ओसाका कौन है भैया? नाओमी ओसाका टेनिस खिलाड़ी हैं। नाओमी ओसाका टेनिस खिलाड़ी हैं और कौन से देश से हैं? जापान से हैं। नाओमी ओसाका टेनिस खिलाड़ी हैं, जापान से हैं। महिला रैंकिंग में नंबर 1 स्थान भी रखा था इन्होंने कुछ समय तक अपने पास में, नाओमी ओसाका ने। और इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं फोर्ब्स के टॉप 10 प्लेयर्स की सूची में, तो टॉप 10 में से बेटा 5 खिलाड़ी तो केवल वो हैं जो टेनिस से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। टॉप 10 में 5 खिलाड़ी कहां से हैं? सिर्फ टेनिस से हैं। टॉप 10 में 5 खिलाड़ी सिर्फ टेनिस से बिलोंग करते हैं, बाकी 5 खिलाड़ी अन्य खेलों से बिलोंग करते हैं। इस टॉप 10 की लिस्ट में भैया चिंता मत कीजिए, भारतीय खिलाड़ी भी हैं। भारत का नाम डूबने नहीं दिया। और भारत की जो टॉप रैंक्ड वर्तमान में महिला खिलाड़ी है बैडमिंटन में, वो ही है इसमें, ठीक है। कौन है? साइना नेहवाल नहीं है अभी वर्तमान में, वो पहले थी। अब जो है वो है भैया पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु इस लिस्ट में 7वें स्थान पर रही हैं। पीवी सिंधु इस लिस्ट में कौन से स्थान पर रही है? 7वें स्थान पर रही है। एकमात्र खिलाड़ी हैं जो भारत से हैं।
ठीक है, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी नाओमी ओसाका, कहां से? जापान से, टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, भारतीय सेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? बताइए भैया कब मनाया जाता है? तो भैया देखिए, जो भारतीय सेना दिवस है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस सर आपके हर साल 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भैया 15 जनवरी को? क्योंकि देखिए 15 जनवरी के दिन ही 15 जनवरी 1949 के दिन, 15 जनवरी 1949 के दिन भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष कौन? के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की कमांड संभाली थी। के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की कमांड ली थी, यानी कि जो अधिकार हैं भारतीय सेना से संबंधित वो के.एम. करियप्पा के पास कब आए थे? 15 जनवरी 1949 से आए थे, 15 जनवरी 1949 से आए थे। इससे पहले किसके पास थे ये? इससे पहले भैया ये अधिकार याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज बताऊंगा अभी नाम लिखने के बाद में। फ्रांसिस बूचर किसके पास में थे इससे पहले ये अधिकार? बेटा ये अधिकार इससे पहले फ्रांसिस बूचर के पास थे, जो ब्रिटिश सेना के द्वारा नियुक्त अधिकारी थे। अब आप बोल रहे होंगे सर भारत तो 1947 में आजाद हो गया था, तो ये 1949 में कमांड मिलने का ये क्या सिस्टम है, ये समझ नहीं आया। तो हम समझाते हैं ना आपको, चिंता मत कीजिए, हम बताते हैं पूरी कहानी, पूरी गाथा बताएंगे आपको। तो भैया देखिए हुआ क्या, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान जो है वो आजाद हुआ 14 अगस्त 1947 को। दोनों देश बांटकर आजाद किया गया था दोनों देशों को, और दोनों देशों की जो घोषणा है बेटा वो की गई थी किसमें? वो की गई थी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, फ्रीडम ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में इस चीज की अनाउंसमेंट की गई थी कि जो इंडिया है उसकी इंडिपेंडेंस 2 टुकड़ों में बांटकर की जाएगी। वन पार्ट विल बी कॉल्ड एज इंडिया एंड वन पार्ट विल बी कॉल्ड एज पाकिस्तान। 2 अलग अलग देश होंगे। ये घोषणा करी किसने? ये घोषणा करी भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने, जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे। अब इसमें कई सारी चीजें तय की गई जो कॉमन थी। कॉमन चीजें क्या तय की गई भैया? कॉमन चीजें इसमें यह तय की गई कि सबसे पहले तो भैया दोनों देशों का जो संचालन है, ठीक है ना, संचालन का मतलब भाई देखिए भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था भारत का संविधान। तो क्या उससे पहले देश में कोई सिस्टम नहीं था? जी था भैया, बिल्कुल था। ठीक है, वो सिस्टम जो था ना, वो सिस्टम किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया था वो बता रहा हूं मैं आपको। तो ये तय किया गया था कि दोनों देशों का जब तक संविधान नहीं बन जाता, संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक दोनों देशों का संचालन भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किया जाएगा। दोनों देशों से वायसराय की जो पोस्ट है उसको समाप्त करके दोबारा से वायसराय की पोस्ट समाप्त करके क्या दोबारा से गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, दूसरा ये, और तीसरा ये तय किया गया था कि दोनों देशों की जब तक डिपेंडेंसी ठीक नहीं हो जाती है तब तक दोनों देशों की सेनाओं का संचालन ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। और ब्रिटिश सरकार ने दोनों देशों की सेनाओं का संचालन एक ही व्यक्ति के हाथ में रखा, और वो कौन थे? तब तक 15 जनवरी 1949 से पहले भारत की कोई सेना नहीं थी, ना ही पाकिस्तान की थी। दोनों सेनाएं एक ही थी जो ब्रिटिश आर्मी ही कहलाती थी। और उसका संचालन किसके पास था? उसका संचालन फ्रांसिस बूचर के पास था। 15 जनवरी 1949 को यह कमांड जो है वो ट्रांसफर की गई, भारतीय सैनिक जो थे वो भारत को सौंपे गए और उनके द्वारा भारतीय सेना का निर्माण किया गया। यह कहानी है भैया। और इसी कारण से आपको पता हो तो मैं आपको बता देता हूं कि
1947 में जो कश्मीर में कबायली घुसे थे, वो पाकिस्तान की ऑफिशियल आर्मी नहीं थी, वो अनऑफिशियल आर्मी थी, और इसीलिए ब्रिटिश आर्मी उससे लड़ी थी। इतने में जिन्ना रोता हुआ पहुंचा था, पता है आपको, जो है माउंटबेटन उनके पास में, कि आप रोक लीजिए। माउंटबेटन ने इनको बुलाया, फ्रांसिस बूचर को, कि ये रोकने के लिए कह रहा है। तो फ्रांसिस बूचर ने कहा कि ये इंडियन लैंड में है, गलत हैं, घुसपैठिए हैं, और घुसपैठियों को वापस खदेड़ने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है अभी इस समय पर। तो आप इनसे कह दिए ये वापस रवाना हो जाए, फटाफट फुर्र हो जाए यहां से, ठीक है। कोई इज्जत नहीं करता था जिन्ना की, सही बात है ये, ठीक है। मेरे को तो ऐसा लगता है उसके घर वाले भी उसकी इज्जत नहीं करते थे, इसलिए इतना दुखी रहता था। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। ई दाखिल पोर्टल अब कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में शुरू कर दिया गया है या शुरू हो चुका है? ई दाखिल पोर्टल हैज नाउ स्टार्टेड हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? 20, 15, 25 और 22। फटाफट से भैया बताइए भैया इसका आंसर, फटाफट से बताइए। 20, 15, 25 या 22? तो देखिए भैया, ई दाखिल पोर्टल जो है वो अब भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है। ई दाखिल पोर्टल, अच्छा ई दाखिल पोर्टल है क्या है, पहले इस बला को तो समझो, ठीक है। पता है क्या किसी को ई दाखिल पोर्टल क्या है? अगर पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए, ठीक है। ई दाखिल पोर्टल जो है वो बेटा आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जी हाँ भैया 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है उसमें कई प्रकार के संशोधन किए गए थे 2019 में, और इसलिए नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है उसे 2019 के नाम से ही जाना जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के नाम से जानते हैं अब इसे वर्तमान में, ठीक है। और इस एक्ट के तहत, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत एक नई सेवा शुरू की गई थी जिसका नाम था ई दाखिल। एक पोर्टल शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, और इस पोर्टल के तहत तय फीस जमा करके कंप्लेंट ऑनलाइन फाइल की जा सकती है, ठीक है ना। ये नया पोर्टल नई सुविधा प्रदान की है ई दाखिल। आपको इसमें अगर आपके साथ में कुछ फ्रॉड होता है या कुछ गलत होता है एज अ कस्टमर, अगर आपको लगता है तो आप एक काम कीजिए, ई दाखिल पोर्टल पर जाइए। ई दाखिल पोर्टल पर जितनी फीस बताई गई है उस फीस को पे कीजिए, और उस फीस को पे करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप जो केस है आपका, वो कंप्लेंट जो है आपकी वो ऑनलाइन फाइल हो जाएगी, ठीक है ना। आपको कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये है ई दाखिल पोर्टल, और अब ये 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है, ठीक है। सभी राज्यों में नहीं है, सभी राज्यों के कोर्ट ये सुविधा प्रदान नहीं करते, लेकिन 15 भारत के 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इससे जुड़े हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें मेन मोटिव आपको स्टेट बताने का नहीं था बेटा, इसमें मेन मोटिव आपको ई दाखिल पोर्टल के बारे में बताने का था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस न्यायालय ने पहली न्याय की दीवार स्थापित की है? विच कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट वॉल ऑफ जस्टिस? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आपके राजस्थान हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो बेटा देखिए इस क्वेश्चन का जो रियल आंसर है वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का रियल आंसर होगा भैया आपके बी, गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट इस क्वेश्चन का रियल आंसर होगा। गुजरात हाई कोर्ट ने न्याय की दीवार या इसको न्याय घड़ी भी कहा गया है, ठीक है ना। इसका अन्य नाम क्या है भैया? इसको अन्य नाम दिया गया है न्याय दीवार या न्याय घड़ी। इसमें क्या किया गया है भैया? इसमें
एक दीवार जो है, याद रखिए दोनों के नाम से, न्याय दीवार भी और न्याय घड़ी भी, किसी भी नाम से आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, इसको दोनों नाम दिए गए हैं। इसमें एलईडी की एक दीवार बनाई गई है जो कि पारदर्शी है, और उस पारदर्शी दीवार पर कोर्ट में कितने केस चल रहे हैं वर्तमान में, कितने केस पेंडिंग है, कितनों की सुनवाई की जा चुकी है, कितने केसों की आज होनी है, कितने केसों में जजमेंट आना है, पूरा का पूरा जो ब्यौरा है कोर्ट का, गुजरात हाई कोर्ट का, वो पूरा का पूरा ब्यौरा इसमें बताया गया है। ठीक है, इस वाली दीवार में बताया गया है, और इसी दीवार को नाम दिया गया है क्या, इसी दीवार को नाम दिया गया है आपके न्याय दीवार, या फिर इसको न्याय घड़ी भी नाम दिया गया है। अच्छा, इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था, इसका उद्घाटन किया था भैया हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन, DY चंद्रचूड़ ने, DY चंद्रचूड़ ने इसका उद्घाटन किया है। और उद्घाटन और DY चंद्रचूड़ का नाम सुनते ही आपको एक चीज और याद आ जानी चाहिए, माइंड में तुरंत क्लिक होनी चाहिए, भारत के पहले पेपरलेस कोर्ट का उद्घाटन भी किसने किया था, भारत के पेपरलेस कोर्ट का उद्घाटन भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने ही किया था। और उस कोर्ट का वो कौन सा कोर्ट था, पहला पेपरलेस कोर्ट, वो था केरला हाई कोर्ट। याद रखिएगा, ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, एज अ रिवीजन बता रहा हूं बेटा, नहीं भूलें आप इन सब चीजों को, इसलिए बता रहा हूं मैं। ये चीज हमको याद है, हमको याद हो जाती हैं, हाँ कई चीजें हैं जो याद नहीं होती हैं, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। हमको भी भैया, हम भी आप जैसे लोगों को पढ़ाते हैं, बार बार इन सब चीजों को देखते रहते हैं, तभी तो याद होती है ना, प्रैक्टिस करते हैं हम भी, आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए। बिना प्रैक्टिस के भैया आप इसको एक बार तो पढ़ोगे, मजा भी आएगा एक बार पढ़ने में, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद में ही आप सुबह याद करोगे ना किसी आंसर को, तो आप शाम तक भूल जाओगे उसके बारे में। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, हाल ही में किस पर्यावरणविद का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है? Which famous environmentalist has passed away recently at the age of 89? तो भैया देखिए, हाल ही में किसका, M.K. प्रसाद, नाम क्या है भैया, M.K. प्रसाद नाम से जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, जो पर्यावरणविद थे, उनका निधन हो गया है। और M.K. प्रसाद क्यों प्रसिद्ध है बेटा, M.K. प्रसाद जो हैं वो केरल के रहने वाले थे, और केरल की सरकार, केरल में एक जगह पड़ती है, जंगल पड़ता है जिसको जाना जाता है साइलेंट वैली के नाम से। केरल की सरकार साइलेंट वैली में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाना चाहती थी। ठीक है, केरल गवर्नमेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाना चाहती थी। कौन से ईयर की बात चल रही है भैया, ये बात चल रही है 1970 की, 1970 के दशक की बात है ये। केरला गवर्नमेंट केरला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहती थी साइलेंट वैली के अंदर। ठीक है, जिसके लिए सरकार जो है वो जंगलों को काटना चाहती थी, लेकिन M.K. प्रसाद जो हैं वो अड़ गए अपनी जिद पर, लोगों को लेकर जाकर वो बैठ गए वहां पर, कहां, साइलेंट वैली में, और अपने लोगों को बोल दिया कि भैया पेड़ों के नीचे रहना, जैसे कोई काटने आता है पेड़ से लिपट जाना। ये भी, इसको केरला का चिपको आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, केरला का चिपको आंदोलन। आप सभी को पता होगा चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, उनकी भी हाल ही में डेथ हो गई थी। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, और वो कहां के रहने वाले थे, वो उत्तराखंड के रहने वाले थे। टिहरी बांध जब बन रहा था, उस टिहरी बांध को बनाने के विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन किया था। हालांकि टिहरी बांध फिर भी बना, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा वहां से चर्चा में आए चिपको आंदोलन से, और इसको केरला का चिपको आंदोलन कहते हैं। जो साइलेंट वैली में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया जा रहा था, उसमें जो जंगल काटे जा रहे थे, उसका विरोध किया था M.K. प्रसाद ने। ठीक है, 1970 की बात है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन,
केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से कितने एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हाउ मेनी एयरबैग्स मैंडेटरी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। बताइए भैया फटाफट से, कब से किया भैया ये? कब से किया क्या, सॉरी कब से होने हैं? होने तो भैया 1 अक्टूबर 2022 से हैं, लेकिन 1 अक्टूबर 2022 से कितने होने हैं, बात यहां पर इसकी है। तो देखिए भैया 1 अक्टूबर 2022 से किसी भी कार के अंदर, चाहे कैसी भी कार हो, छोटी कार हो चाहे बड़ी कार हो, सभी प्रकार की कारों में कम से कम 6 एयरबैग होने कंपलसरी कर दिए जाएंगे। इस बात की घोषणा की गई है कब? हाल ही में 2022 जनवरी 2022 में। इससे पहले 1 जुलाई 2019 से 1 जुलाई 2019 से ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर के लिए एयरबैग कंपलसरी किया गया था, चाहे कैसी भी कार हो, छोटी कार हो चाहे बड़ी कार हो, हर प्रकार की कार में ड्राइवर के लिए एयरबैग कंपलसरी किया गया था भैया, कि ड्राइवर की साइड में एयरबैग होना ही चाहिए। ठीक है, 1 जुलाई 2019 से किया गया था। इसके बाद में 1 जनवरी 2021 से कंपलसरी किया गया कौन सा? ड्राइवर एंड को ड्राइवर, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड का एयरबैग, यानी कि एक तो ड्राइवर के लिए एयरबैग होगा और ड्राइवर की जो साइड में बैठा हुआ होगा उसके लिए भी एयरबैग कंपलसरी होगा। यह भी कर दिया गया। लेकिन अब घोषणा कर दी गई है भैया क्या, कि 1 अक्टूबर 2022 से सभी कार कंपनियों को, चाहे कैसी भी कार हो, हर प्रकार की कार में 6 एयरबैग देने कंपलसरी होंगे। टोटल 6 एयरबैग्स देने कंपलसरी होंगे हर प्रकार की कार में। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, टोटल 6 एयरबैग्स दिए जाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? रजत भाटिया, प्रवीण तांबे, उन्मुक्त चंद और अजीत चंदीला। ठीक है, तो याद रखिएगा भैया, बिग बैश लीग में खेलने वाले, जो बिग बैश लीग है, बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो बने हैं उनका नाम है सी उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद जो हैं वो बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं, और ये मेलबोर्न रेनेगेड्स, कौन सी टीम से? मेलबोर्न रेनेगेड्स टीम से खेलते हैं। मेलबोर्न रेनेगेड्स टीम से खेलते हैं। अच्छा, इस टीम के कप्तान कौन है? एरॉन फिंच हैं। इस टीम के कप्तान एरॉन फिंच हैं, जो ऑस्ट्रेलिया T20 टीम के कप्तान भी है, और इन्होंने साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप चैंपियन भी बनाया है हाल ही में, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, अब मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो उन्मुक्त चंद कौन है भैया? उन्मुक्त चंद की कप्तानी में भारत अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2012 का विजेता बना था। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2012 का विजेता बना था भारत उन्मुक्त चंद की कप्तानी में। इसके बाद उन्मुक्त चंद जो हैं वो आईपीएल भी खेले हैं। ये आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस 3 फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेले हैं। लास्ट ईयर उन्मुक्त चंद ने भारत में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। ये भारत से अब जा चुके हैं, और भारत से जाकर ये अब अमेरिका में अमेरिकन टीम के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। अमेरिका की जो क्रिकेट लीग है उसमें ये क्रिकेट खेल रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं। भारत में इनका करियर ज्यादा लंबा चला नहीं, इसलिए इन्होंने अमेरिका का रास्ता अपना लिया। तो बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? उन्मुक्त चंद। अब देखिए भैया, क्वेश्चन ये बनता है, यहां पर कई बच्चे मेरे को पूछते भी हैं कि सर इंडिया में तो इतने सारे विदेशी प्लेयर खेलते हैं, लेकिन कोई भी भारतीय खिलाड़ी दूसरे देशों में जाकर क्यों नहीं खेलते उनकी लीग्स में? जैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी होती है, कैरेबियन प्रीमियर लीग होती है, और आपके बिग बैश लीग भी होती है। इन लीग्स में क्यों नहीं खेलते हैं? तो भैया देखिए, इसके पीछे सबसे मोटा रीजन है क्या? पैसा। ठीक है, आईपीएल में पैसा सबसे ज्यादा मिलता है। किसी भी खिलाड़ी को पैसा सबसे ज्यादा पे किया जाता है आईपीएल में।
जो डेविड मलान इंग्लैंड के प्लेयर हैं, वो बिग बैश लीग में सबसे महंगे बिके थे। कितने? बिग बैश लीग में नहीं, सॉरी, पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे महंगे बिके थे, मात्र 1.5 करोड़ में। सबसे महंगे खिलाड़ी 1.5 करोड़ के थे उनके, ठीक है। उन्हीं डेविड मलान को भारत में 7 से 8 करोड़ रुपए के बीच में मिली थी कीमत शायद, ठीक है। तो इसके बीच में सबसे बड़ा मैटर जो आता है भैया, वो आता है पैसे का। पैसा सबसे ज्यादा आईपीएल में दिया जाता है और भारतीय खिलाड़ी इतना पैसा कमा लेते हैं कि उनको दूसरे देश की लीगों में खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में एक और ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है प्रवीण तांबे। प्रवीण तांबे ऐसे भारत के अनकैप्ड प्लेयर हैं, भारत के ऐसे अनकैप्ड प्लेयर हैं जिन पर मूवी बनाई गई है, हाल ही में रिलीज की गई है प्रवीण तांबे पर मूवी। और ये भारत के ऐसे एकमात्र अनकैप्ड प्लेयर हैं जिन पर मूवी बनी है, पूरी की पूरी इनकी बायोग्राफी इसमें दिखाई गई है। प्रवीण तांबे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इन्होंने क्रिकेट खेला था। और प्रवीण तांबे चर्चित क्यों है भैया? प्रवीण तांबे चर्चित इसलिए हैं ये, क्योंकि इन्होंने सबसे अधिक उम्र में हैट्रिक लेने का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम किया था। प्रवीण तांबे ने दुबई प्रीमियर लीग होती है, एक स्पेशल प्रीमियर क्रिकेट लीग होती है, उस दुबई प्रीमियर लीग में प्रवीण तांबे ने लगातार 4 बॉलों पर 4 विकेट लेकर रिकॉर्ड बना दिया था। और यह रिकॉर्ड इन्होंने 48 साल और 117 दिन की उम्र में बनाया था, ठीक है। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है बेटा प्रवीण तांबे की। कभी अगर आपको समय मिले तो हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर जाकर प्रवीण तांबे की मूवी जरूर देखिएगा, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चेक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून बनाया है? देखिए भैया, चीन का एक कानून है जिसका नाम है चेक होल्ड। तो ये जो चेक होल्ड कानून है ना, ये क्या करता है भैया? दुर्लभ मृदा जो है उसकी आपूर्ति करता है भैया। जो दुर्लभ मृदा है, दुर्लभ मृदा जो कहीं भी है, चेक होल्ड कानून बनाया है कि भैया जहां पर भी दुर्लभ मृदा मिले जो स्पेशली उपजाऊ हो, उस सारी की सारी मृदा को कहां पर ले आओ? उस सारी की सारी मृदा को चाइना में ले आओ। इसी के खिलाफ कानून बना दिया है किसने? इसी के खिलाफ कानून बना दिया है अमेरिका ने। अमेरिका ने भैया अमेरिका से मिट्टी के निर्यात पर रोक लगा दी है कि अमेरिका से भैया कोई भी देश अब मिट्टी लेकर नहीं जा सकेगा, ठीक है। ये रोक किसने लगाई है? अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक विधेयक को बनाकर लगाई है। चलिए आज के जो अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे बेटा, वो यहीं पर खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज के क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं क्वेश्चन तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके और शेयर करके जरूर जाइएगा। आप सबसे ये हमारा एक हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि आप जैसे और भी अधिक से अधिक जो बच्चे हैं वो आकर हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े और हमारा और दूसरों का एक बार मैं ही नहीं बोल रहा कि हम औरों से हम क्या है, हम बेस्ट हैं, हम आपको बेहतर, हम अपने आप को बेहतर, हमारा कंपटीशन हमसे है बेटा, हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है। हम अपने ही कंपटीशन में बिलीव रखते हैं और हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग जो हैं, ताकि आप लोग हम पर भरोसा दिखाएं, ठीक है। इसीलिए हम ये चीज करते हैं, हम किसी और से कंपटीशन नहीं करते हैं। इस बात के लिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बात पूरे इंजीनियर्स एकेडमी की टीम के बारे में, कि पूरी इंजीनियर्स एकेडमी की टीम सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने पर कार्य करती है। इंजीनियर्स एकेडमी की टीम किसी दूसरे राइवल से कोई भी ना जलन रखती है, ना कुछ भी रखती है। हम सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है बाजार में, सब दोस्त हैं। हिंदुस्तानी है भैया, सब हमारे भाई बहन हैं, सब हमारे दोस्त हैं। कौन किसी का कोई दुश्मन हुआ है? ना कोई भैया दुश्मन लेके पैदा होता है, ना दुश्मन साथ लेके जाता है। सब यहीं पर बनाते हैं, यहीं पर मिल जाते हैं। तो क्यों बनाने? सभी से हंसते चलो, मुस्कुराते चलो, प्यार से बात करते चलो, बस काफी है, ठीक है। चलिए अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। कल आपसे मुलाकात होगी दोबारा से करंट अफेयर्स के सेशन के साथ में। तब तक के लिए बेटा सभी को नमस्ते और जय हिंद। बस इतनी सी एक और गुजारिश है आपसे, जय हिंद सुनकर भैया मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर जरूर जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.